नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेट। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेट क्या होता है। तो देखिए इससे पहले हमने मैट्रिक्स का चैप्टर किया था और उसमें देखिए हमने एक जर्नल फॉर्म ली थी। तो यहाँ पर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से हम इसको डिनोट करते थे A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो ये जो है वो हमारे पास एक जर्नल फॉर्म में मैंने आपको जो है एक मैट्रिक्स लेके दिखाया है जो कि 3x3 ऑर्डर का है। यानी कि हम जो यहाँ पर डिटर्मिनेट में जो बात करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेट जो होता है वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेट आप निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मैट्रिक्स को लिखने का क्या तरीका होता है कि आपके पास ये जैसे बड़ी ब्रैकेट जो होती हैं इसमें आप जो है वो मैट्रिक्स को लिखते हो। लेकिन जब आप यानी कि जैसे कि अगर हम जर्नल फॉर्म की बात करें तो A इज इक्वल्स टू में अगर मैं AIJ ठीक है इस तरह से लिख दूं, जहां पर ये n/n ऑर्डर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो है ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। क्या है? एक मैट्रिक्स है। लेकिन जब मैं यहाँ पर A सीधे ही यहाँ पर जो है वो एक मॉडुलस की तरह अगर दोनों साइड जो है वो लगा दूं तो ये जो है वो आपका डिटर्मिनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेट बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर आपके पास आएगा यहाँ पर A31, A32 और A33। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका डिटर्मिनेट कहलाता है। ठीक है, तो बस यही आपका फर्क होता है आपके मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेट में। मैट्रिक्स में आपके पास जो है वो इस तरह से जो है वो आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं और इसमें आपका सीधा एक मॉडुलस की तरह जो है वो यहाँ पर दो लाइनें बन जाती हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेट होता है। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आप लिखोगे, या तो लिखोगे ऐसे डिटर्मिनेट ऑफ ए, या फिर आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप ऑर्डर की बात करते हो तो क्योंकि आपका डिटर्मिनेट जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर की तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका जो ऑर्डर होगा डिटर्मिनेट का, यानी कि ये जो ए का डिटर्मिनेट है, इस डिटर्मिनेट का जो ऑर्डर है वो आपका क्या है? तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट इज 3। तो यहाँ पर जो आपका डिटर्मिनेट 3, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है इस डिटर्मिनेट का वो कितना है? 3 है। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने आपको मैट्रिक्स का चैप्टर करवाया था वहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको पढ़ाया था। तो आपके पास यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर I और J जो है वो इक्वल होते हैं वो आपका मेन डायगोनल होता है। क्या होता है? ये आपका मेन डायगोनल होता है। मेन डायगोनल, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो आपका तिरछा इस तरह से जो बनता है ये आपका ऑफ डायगोनल होता है। क्या होता है? ऑफ डायगोनल होता है। तो ये चीज भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपका मेन डायगोनल कौन सा होता है और आपका ऑफ डायगोनल कौन सा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका डिटर्मिनेट जो है वो किस तरह से निकलता है। और डिटर्मिनेट जब हम निकालते हैं तो वहां पर आपको दो चीज जो है वो आपको अच्छे से समझनी है। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो मैं एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये मैंने एक डिटर्मिनेट ही ले लिया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसका डिटर्मिनेट कैसे निकलेगा, तो देखिए डिटर्मिनेट जब हम निकालते हैं, हमने ए मैट्रिक्स लिया है और इसका हमें डिटर्मिनेट निकालना है। तो डिटर्मिनेट जब निकालोगे तो यहाँ पर जो ये साइन होता है, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होती है, ये जो साइन होता है आपका वो आपका सीधी लाइन में चेंज हो जाता है, तो वो आपका डिटर्मिनेट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल जैसे मैट्रिक्स में हम भी क्वेश्चन करते थे उसी तरह से आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उनके एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, जो ऑफ डायगोनल है उनकी मल्टीप्लाई करके आपको सब्सट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पर जो है वो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेट का वैल्यू जो है वो आपका क्या आ गया? -2। तो ए के डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आ गई? -2। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो मेन चीजें होती हैं। एक तो होते हैं आपके माइनर निकालने और एक होता है आपका कोफैक्टर निकालना। तो देखिए जो हमने पीछे मैट्रिक्स का चैप्टर किया था वहां पर मैंने आपको कोफैक्टर निकालना बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बता दिया था। अभी जो है वो हम माइनर्स आपको बताएंगे, लेकिन आपको दोनों ही रिवाइज करवा देती हूँ कि आपके कोफैक्टर कैसे निकलते हैं और माइनर क्या होते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम पहले बात करते हैं कोफैक्टर्स की, क्योंकि हमने पीछे चैप्टर में कोफैक्टर्स पढ़े थे। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेट तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है कि जो आपके कोफैक्टर होते हैं,
कोफैक्टर ऑफ ए आई जे का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम A11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आपको पता है ये आपकी पहली रो और पहला कॉलम जो है ये आपके डिलीट हो जाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो ये माइनर्स बचेगा, ठीक है, ये माइनर्स जो डिटर्मिनेट है वो बचेगा। फिर हम इनकी वैल्यू जो है वो सॉल्व करके इस तरह से, जो मैंने आपको 2x2 ऑर्डर का यहाँ पर करवाया है, प्रिंसिपल जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करके, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके वो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास इस तरह से जो है वो कोफैक्टर निकाले जाते हैं। और साथ में आपके पास -1 की पावर i प्लस जे होता है, इनटू में आपके पास ये माइनर कहलाता है। ये जो आपके पास, जैसे हमने इसको अगर एक्सपेंड किया तो ये आपकी रो चली जाएगी और ये आपका कॉलम चला जाएगा, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं ये आपके माइनर होते हैं। क्या होते हैं? माइनर होते हैं। और इनको हम Mij से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब Aij जो है वो, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने आपको पीछे जो मैट्रिक्स का चैप्टर कराया वहां पर भी अच्छे से समझा दिया था। तो ये हम Cij से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सेकंड, आप यहाँ पर ये चीज नोट कर सकते हैं, जो Cij जो है हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर हमें C11 निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, -1 की पावर i प्लस जे करते हैं। इनटू में आपके पास यहाँ पर क्या होता है, Mij क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर C11 निकालना है तो आपके पास पहली रो और पहला कॉलम चला जाएगा। जो आपके पास लास्ट जो 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बचेगा, यानी कि डिटर्मिनेट जो बचेगा, वो आपका Mij होता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप यहाँ पर A12 को यहाँ पर निकालोगे तो A12 को जब आप निकालोगे तो इसको आप क्या नाम दोगे, C12 होगा। तो यहाँ पर पहली रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, A21, A23, फिर A31 और A33। ये आपका M यहाँ पर M12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका Mij इसी तरह से जो है वो आप निकालते हो। तो ये आपके पास जो वैल्यू होती है Cij की, वो -1 की पावर 1 प्लस जे Mij होती है। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कोफैक्टर्स निकालने मैट्रिक्स के चैप्टर में सिखा रखा है, तो आपको ये अच्छे से आता है, ठीक है। बात करते हैं माइनर्स की। तो माइनर, अभी मैंने आपको बताया कि जो माइनर ऑफ Aij जो होता है, माइनर ऑफ Aij का माइनर जो होता है वो, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Mij से रिप्रेजेंट करते हैं। Mij होता क्या है ये चीज भी आपको बता देती हूँ। तो Mij क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि दिस इज द माइनर डिटर्मिनेट, दिस इज द माइनर, इनको हम क्या कहते हैं, माइनर डिटर्मिनेट कहते हैं। दैट इज ऑब्टेन्ड बाय, जो कहाँ से आता है, ये हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिलीटिंग the row and column in which the elements stands, ठीक है। जिसमें आपका वो एलिमेंट स्टैंड होता है, वो रो और कॉलम को हम जब डिलीट कर देते हैं तो बाकी जो आपके पास यहाँ पर बचता है वो आपका माइनर डिटर्मिनेट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम माइनर डिटर्मिनेट्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो वहां पर माइनर का ही हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर -1 की पावर i प्लस जे है, वो Mij ही होता है उसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर M11 निकालना है। तो ये M11 जो है ये आपका एलिमेंट है जो कि स्टैंड हो रहा है। तो इस एलिमेंट्स को कंटेन करने वाली रो डिलीट हो जाएगी और कॉलम डिलीट हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो आपका माइनर डिटर्मिनेट कहलाता है। तो इस तरह से हम माइनर डिटर्मिनेट जो है वो निकालते हैं, ठीक है। बाकी कोफैक्टर में हम ये माइनर का यूज ही करते हैं। बस हमारे पास जब वैल्यू होती है तो वहां पर हम सीधे मल्टीप्लीकेशन करके और उसमें से माइनस करके ऑफ डायगोनल को हम सीधा ही वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आपको लिख के बताएं, जैसे कि अगर मैं M11 की बात करूं, तो अगर मुझे यहाँ पर M11 निकालना है तो इसका मतलब A11 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लेंगे। तो ये एलिमेंट्स फर्स्ट रो चली जाएगी और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, डिटर्मिनेट्स ऑफ A22, A23, A32 और A33, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे ही सीधा उठा लेती हूँ कि मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि M32 निकालो, तो मैं यहाँ पर 32 निकालूंगी। इसका मतलब क्या है, मुझे ये निकालना है। तो ये निकालना है तो इसका मतलब इसको कंटेन करने वाला ये रो चला जाएगा और यही कॉलम चला जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर A11, A13, A31 और A33 बचेगा, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम चला गया। आपके पास ये बचेगा A11, फिर आपके पास A13 बचेगा, फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये निकालना था तो A21 और A23 बचेगा, ठीक है। ये गलती हो गई थी क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, M32 निकालना है। तो M32 निकालोगे तो आपके पास ये आपका रो चला जाएगा और ये आपका कॉलम चला जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, A11, A13, A21, A23। क्लियर है।
तो इस तरह से आपको माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर को आपको जो बहुत अच्छे से मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको समझा दिया था और यहाँ पर भी समझा दिया, लेकिन मैं आपको ये थी अभी मैंने आपको जो है वो माइनर बता दिया कि माइनर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन भी आपको सिखाऊंगी कि डिटर्मिनेट में मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं और डिटर्मिनेट जो है वो 3/3 ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का निकलता कैसे है। जैसे 2 ऑर्डर का तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से डिटर्मिनेट हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया और ले लेते हैं कि डिटर्मिनेट आखिर निकलता कैसे है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपको A B C और D ये आपको एक डिटर्मिनेट दे रखा और हमें इसकी डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैंने बताया कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो A और D की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। माइनस में आपको करना है ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, तो C और B की मल्टीप्लाई करके जब आप यहाँ पर ये वैल्यू लिखोगे तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेट आ जाएगा। इसको A नाम दे दो तो यहाँ पर जो है वो A का डिटर्मिनेट निकल जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर क्या, ये तो आपका जब 2/2 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेट गिवन हो तो वहां पर हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेट है तो आप किस तरह से जो है वो डिटर्मिनेट निकालोगे। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 इस तरह से जो है वो आपके पास डिटर्मिनेट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब आप डिटर्मिनेट की जो वैल्यू निकालते हो 3/3 ऑर्डर में, तो वहां पर आप कोई भी एक रो एक्सपेंड कर सकते हो, कोई भी रो एक्सपेंड करके आप यहाँ पर जो है वो इसका डिटर्मिनेट निकाल सकते हो। आप इस रो को एक्सपेंड करके निकाल सकते हो, सेकेंड रो को एक्सपेंड करके निकाल सकते हो और थर्ड रो को एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप कोई भी एक कॉलम को एक्सपेंड करके डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। सभी में जो है वो आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप निकालोगे कैसे वो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप A11 को एक्सपेंड करोगे, A11 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, आपके पास ये जो है वो माइनर बचेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास A11 निकालोगे तो आपके पास माइनर क्या बचेगा, M11 बचेगा, लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर से अगर हम बात करें तो हम इसको C11 नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो है वो नंबर्स लेके भी जो है वो करवा दूंगी, लेकिन आपको एक जनरल जो है वो मैं फॉर्म बता रही हूँ कि आप किस तरह से जो है वो डिटर्मिनेट निकालते हो। ठीक है, तो A11 जब आप निकालोगे तो आपके पास ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, आपके पास ये C11 बचेगा। ठीक है, प्लस में फिर आप यहाँ पर A12 को एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, तो आपके पास A21 A23 A31 और A32 ये माइनर्स बचेंगे और इस माइनर्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर C12 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस में आप A31 को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास फर्स्ट रो चली जाएगी और थर्ड कॉलम चला जाएगा, आपके पास जो है वो ये माइनर्स बचेगा और इस माइनर को हम C13 नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो को जो है वो एक्सपेंड करके वैल्यू निकाली, आप जो है वो सेकंड को भी एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम सेकंड को एक्सपेंड करेंगे तो A21 को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट तो कॉलम चला जाएगा, सेकंड रो चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जाएगा, सेकंड रो जाएगी, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास C21 आएगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो आप A22 को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम चला जाएगा, तो आपके पास C22 की वैल्यू आ जाएगी। प्लस में फिर A23 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर C23 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। इसी तरह से जो है वो आप थर्ड रो को एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हो। सभी में जो है वो आपके पास वैल्यू सेम ही आएगी। आप किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को एक्सपेंड करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं, सभी में जो है वो आपका आंसर सेम आएगा। ये तो मैंने रो को एक्सपेंड करके जो है वो डिटर्मिनेट निकाला है। हम यहाँ पर कॉलम को भी जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। कॉलम जैसे कि कॉलम में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट यही है A11, जब आप A11 निकालोगे तो C11 निकलेगा। प्लस में फिर आप A21 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये कॉलम चला जाएगा, सेकंड रो चली जाएगी, आपके पास ये एलिमेंट बचेंगे, तो ये C21 हो जाएगा। फिर प्लस में A31, मैं अभी जो है वो कॉलम के थ्रू जो है वो एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल रही हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम चला जाएगा और थर्ड रो चली जाएगी, तो आपके पास ये एलिमेंट्स बचेंगे जो कि C31 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो आप यहाँ पर सेकंड कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो। तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A12 है, फिर C12 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस में A22 C22 आ जाएगा, प्लस में A32 C32 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड कॉलम को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास A13 तो C13,
प्लस में A23 C23 प्लस में A33 C33। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप कॉलम को एक्सपेंड करके या फिर आप रो को एक्सपेंड करके जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? अभी देखिए यहाँ पर जो है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आपको सिखा देते हैं कि किस तरह से डिटर्मिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 5 ले लिया हमने, माइनस का 1 2 0 2 3, फिर 5 ले लिया, 1 ले लिया और 5 ले लिया। ठीक है, हमें इसकी जो है वो डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जो है वो आप एक्सपेंड करके यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जहां पर भी आपको एक जीरो दिखे तो आप उसी रो को उठा लेना। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो हम जो है वो सेकंड कॉलम को एक्सपेंड कर लेते हैं, या फिर आप फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करके भी जो है वो वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं रो को एक्सपेंड कर रही हूँ, तो पहले हम जीरो को एक्सपेंड करेंगे। तो जीरो के मल्टीप्लाई में वैसे कुछ भी आए आपके पास आंसर जीरो आएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये सेकंड रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आपको पता है तो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास A21 होता है, यहाँ पर A22 होता है। तो ये क्या है, ये आपका A23 है। तो आपको पता है यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर हम C21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 2 + 1 M21 होगा। ठीक है, M21 को जब हम सोल्व करते हैं तो वो C21 बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास -1 की पावर 2 + 1 करोगे तो 3 बनेगा। माइनस की पावर जब आप एक ओड नंबर करते तो माइनस आएगा, तो जीरो के आगे आपके पास माइनस होगा। यहाँ पर जब आप 2 को, क्योंकि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास जो फर्स्ट रो को जब आप यहाँ पर एक्सपेंड करोगे तो आपके पास साइन जो आएगा वो प्लस माइनस और प्लस होता है। सेकंड रो को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास जो साइन होते हैं वो माइनस प्लस और माइनस। ये चीजें आपको याद ही कर लेनी है, क्योंकि कोफैक्टर निकालते हैं वहां पर ये चीजें आपको रिपीट होती हैं, तो वहां से आपको ये जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड रो को जब आप यहाँ पर एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास प्लस माइनस और प्लस होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये आपके पास वैल्यू होती है। और बाकी ये कहाँ से आते हैं, माइनस प्लस, ये आपके कोफैक्टर जब हम निकालते हैं वहीं से आते हैं। आपके पास -1 की पावर i + j होता है। जैसे ये A21 है तो यहाँ पर i + A11 है, तो ये आपके पास क्या होगा 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1, यानी कि एक ओड नंबर जब आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास नेगेटिव आएगा। इवन नंबर की पावर करोगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो वो ये वैल्यू आती है। फिर यहाँ पर 2 को एक्सपेंड करेंगे तो प्लस का 2, ये आपके पास सेकंड रो चला जाएगा और सेकंड कॉलम चला जाएगा। 25 और माइनस का 10 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जो है वो आप -3 को एक्सपेंड करोगे। जब आप -3 को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास सेकंड रो चली जाएगी और थर्ड कॉलम चला जाएगा। ये आपके पास 5 प्लस में 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो है ये तो आपका ओवरऑल 0 बन जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिए 25 में से 10 जाएगा, आपका 15 बचेगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा। ये 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 30, तो प्लस का 30 माइनस का 30, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वो सेकेंड रो को यहाँ पर एक्सपेंड किया और आपके पास 0 आंसर आ गया। मैंने आपको कहा कि कोई भी रो या कॉलम जो है वो आप एक्सपेंड कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो मैं आपको एक और यहाँ पर जो है वो एक्सपेंड करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैं फर्स्ट कॉलम ले लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉलम लिया तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 को एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम जा रहे हैं। तो 5 को हमने एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम चला जाएगा। तो आपके पास 5 दूनी 10, माइनस में 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर 0 को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का यहाँ पर 0 को एक्सपेंड करेंगे, वैसे ओवरऑल 0 ही बनेगा, तो माइनस का 5 माइनस का 2। फिर यहाँ पर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो 5 प्लस का है तो प्लस का 5, तो यहाँ पर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो चली जाएगी, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखिए यहाँ पर ये आपके पास कितने बचे, ये आपके पास 7 बचे, और 7 5 से 35, ये आपका ओवरऑल 0 बन गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस का 7 है, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 को 5 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 35, तो यहाँ पर प्लस का 35 और माइनस का 35 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो मैंने आपको सिंबॉलिकली वहां पर बताया, और यहाँ पर जो एग्जांपल के थ्रू आपको बता भी दिया कि आप जो है वो कोई भी रो या कॉलम, एक रो उठा सकते हो, कोई भी एक कॉलम एक्सपेंड करके जो है वो डिटर्मिनेट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और डिटर्मिनेट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास एक जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो एक डिटर्मिनेट जो है, कोई भी डिटर्मिनेट होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एनी डिटर्मिनेट विल
रिप्रेजेंट अ वैल्यू, एक वैल्यू को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? वो मैंने आपको बता दिया जैसे हम कैसे, जैसे एक जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी A11 A22 लेके, वहां पे कि आप किस तरह से कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को एक्सपेंड करके जो है वो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेट है और उस डिटर्मिनेट में आप किस तरह की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो मैंने रखी है, तो हम इस तरह से कोई भी वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेट में पुट कर सकते हैं। फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या हम वेक्टर्स को एक एलिमेंट की तरह जो है वो डिटर्मिनेट में रख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आपके पास जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से लिखा I+J, फिर K कैप, फिर मैंने यहाँ पर जो है वो J माइनस में K कैप, इस तरह से जो है वो एक आप कोई भी एक रो या एक कॉलम जो है वो वेक्टर का ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर, क्योंकि जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई में जाएंगी, तो मल्टीप्लाई में जाएंगी तो वहां पर जो है वो रूल बिगड़ जाएगा। तो आप जब भी कोई भी आपके पास वेक्टर्स की वैल्यू जब आप डिटर्मिनेट के अंदर आती है, तो कोई भी एक रो या एक कॉलम में आपके पास जो है वो आप वेक्टर्स की जो वैल्यू है वो ले सकते हैं, यानी कि IJK आप ले सकते हैं, बाकी आप दो नहीं ले सकते। ठीक है, फिर आपके पास आप जो है वो कोई भी आयोटा में वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो आप वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। आप डिटर्मिनेट्स इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से भी जो है वो डिटर्मिनेट लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेट होता है उसके अंदर आप मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 4, फिर मैंने यहाँ पर लिया 5 7 6 8। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया 8 1 9 2। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो है वो मैंने एक डिटर्मिनेट जो है वो बना दिया, ये डिटर्मिनेट बना दिया। इसका मतलब क्या है कि हम मैट्रिक्स भी जो है वो डिटर्मिनेट के एलिमेंट्स ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो मैंने आपको बताई कि किस टाइप के डिटर्मिनेट में जो हम वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है? अभी देखिए यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको याद रखने की डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्योंकि क्वेश्चन में हम इन चीजों को जो है वो यूज करते हैं। तो अभी देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स, वो आप हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स। ठीक है, डिटर्मिनेट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें यहाँ पर लिखनी है कि प्रॉपर्टीज क्या है डिटर्मिनेट की। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो है वो, क्योंकि मैं वर्डिंग में नहीं लिखाऊंगी क्योंकि हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने, तो आप सीधा ही लिख लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेट है, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेट है, उसकी एक रो या फिर आपके पास कोई भी एक कॉलम जो है वो अगर पूरा 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये रो मैंने ली, एक कॉलम लिया, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर पूरा 0 है तो डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि जिसमें 0 होगी हम उसी को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई होकर सारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी दो रो या दो कॉलम, ठीक है, EFG, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि दो रो यहाँ पर मैंने सेम ली है, इसी तरह मान लीजिए मैं अगर ये दो कॉलम सेम ले लूं, ठीक है, तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएं तो वैल्यू आपकी हमेशा 0 आएंगी। इनको हम कहते हैं कि इफ अगर एनी टू रो एंड टू कॉलम, की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपके पास सेम हो जाए, जैसे यहाँ पर ABC दो आपके रो हैं जो कि दोनों ही क्या है, सेम है। इस तरह से ABC और ABC दो कॉलम है जो कि सेम है, इनको हम कहते हैं कि आइडेंटिकल बन गए। ठीक है, तो जहां पर भी आपके पास कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाते हैं तो वहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी डिटर्मिनेट की वो 0 आएगी। ठीक है, थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ABCDEFGHI, ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेट है, ठीक है, कोई भी डिटर्मिनेट है, तो यहाँ पर जो है वो इसके डिटर्मिनेट की वैल्यू जब आप यहाँ पर इंटरचेंज करो, कि यहाँ पर मान लीजिए आप कोई भी एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करो या फिर आप कोई भी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज करो, तो इनके डिटर्मिनेट की जो वैल्यू होती है वो इंटरचेंज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक माइनस साइन का जो है वो यहाँ पर फर्क आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है ये आपके पास जैसे रो 1 R1 है और ये रो 2 जो R2 है, तो अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने DEF और ये ABC और बाकी आपका ये R3 जो है वो सेम है, तो जब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया R1 और R2 को, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेट की जो वैल्यू आएंगी उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ आपके पास माइनस साइन का ही फर्क होगा। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं होगा।
फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन में है, कोई भी डिटर्मिनेट आपको गिवन है, तो यहाँ पर मान लीजिए ABCDEF GHI, ठीक है, ये आपके पास एक डिटर्मिनेट है, इसके साथ स्केलर मल्टीपल में है, तो आप इस स्केलर को किसी भी एक रो के साथ या किसी भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट रो के साथ ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो A के, B के, C के, ठीक है, किसी एक के साथ ही होगा, सभी के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो बार स्केलर जो मल्टीपल में गिवन है, आप अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम में उसकी जरूरत है तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किसी भी एक रो या कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी डी डिटर्मिनेट हम ही ले देते हैं, तो कोई डी डिटर्मिनेट है ABC और DEF GHI, क्लियर है। और यहाँ पर जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के बाद मान लीजिए आपके पास वैल्यू आई है कि A B और C, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ABC, फिर DEF हो जाएगा और फिर ये आपके पास GHI हो जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास एक ये डिटर्मिनेट है, उसका ट्रांसपोज आपने निकाला, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की डिटर्मिनेट की जो वैल्यू होगी, यानी कि डी के डिटर्मिनेट की वैल्यू जब आप निकालोगे और डी के ट्रांसपोज की जब आप वैल्यू निकालोगे, तो दोनों की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम आएगी। क्लियर है। तो ये जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर क्या बताई कि अगर आपके पास कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम अगर सारा जीरो है तो आपके पास डिटर्मिनेट की जो वैल्यू है वो जीरो आएगी। सेकंड, अगर आपके पास कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है यानी कि आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेट की वैल्यू आपके पास जीरो आएगी। थर्ड है कि अगर आप कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेट की वैल्यू में माइनस साइन का फर्क आएगा। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेट गिवन है, उसके साथ कोई स्केलर मल्टीपल में है, तो कोई भी एक रो या कॉलम के साथ उस स्केलर की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेट गिवन है, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। कोई भी डिटर्मिनेट, अगर आप कोई भी डी वैल्यू गिवन है यानी कि डी डिटर्मिनेट आपको गिवन है, उसका ट्रांसपोज करते हो तो दोनों की ही डिटर्मिनेट की जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्या आएंगी, इक्वल आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी वो क्या है कि मान लीजिए आपको A1 प्लस A2, फिर यहाँ पर मान लीजिए B1 प्लस B2, फिर यहाँ पर मान लीजिए C1 प्लस में C2, इस तरह से जो है वो आपके पास डिटर्मिनेट की वैल्यू आपके पास गिवन है GHI। ठीक है, ये डिटर्मिनेट की वैल्यू गिवन है, तो आप इनको जो है वो प्लस में अगर आपको गिवन है तो आप इनको दो अलग अलग डिटर्मिनेट्स में तोड़ सकते हैं कि इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं A1 B1 C1 DEF GHI। ठीक है, फिर आप प्लस का साइन है बीच में तो आपका प्लस आ जाएगा, फिर A2 B2 C2, फिर DEF GHI। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर आपको इस तरह से दे रखा हो A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, ठीक है, प्लस में दे रखा हो या माइनस में दे रखा हो, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो। क्लियर है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मान लीजिए A1, सीधा ही A ले लीजिए, ABCDEF GHI। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास डिटर्मिनेट गिवन है, तो यहाँ पर जो है वो आप ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, ऑपरेशन लगा सकते हो कि R1 पर आप ऑपरेट कर सकते हो, R1 प्लस R2। ठीक है, तो जब आप R1 प्लस R2 करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, A प्लस D, फिर B प्लस E, C प्लस F हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई जहां पर, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेशन कहाँ पर जरूरी है, तो आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। तो R1 पे आप तीनों को भी ऐड करके जो है वो यहाँ पर एक वैल्यू लिख सकते हो। जैसे मैं R1 पर ऑपरेशन लगाऊं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपके पास क्या बनेगा, A प्लस D प्लस G, फिर B प्लस E प्लस H, फिर यहाँ पर C प्लस F प्लस I। बाकी आपके पास R2 R3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप ऑपरेशन कोई भी रो पे जो कोई भी कॉलम पे लगा सकते हो। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो स्केलर, यानी कि आप ऑपरेशन इस तरह से भी लगा सकते हो कि मान लीजिए मैं R2 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ कि मैं यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ R2 के साथ। ठीक है, तो आप किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो किसी भी रो या कॉलम को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि आपके पास मान लीजिए डेरिवेटिव में कोई फंक्शन दे रखा है जैसे f(x) और उसका हमें डेरिवेटिव करना हो। ठीक है, फंक्शन दे रखा हो यानी कि डिटर्मिनेट की वैल्यू जो वो फंक्शन में दे रखा है, तो ये मान लीजिए आपके पास f1x है, फिर आपके पास f2x है, फिर आपके पास f3x है। क्लियर।
फिर आपके पास यहाँ पर G1x है, ये आपके पास G2x है, फिर आपके पास यहाँ पर G3x है, फिर आपके पास H1x है, फिर आपके पास H2x है, फिर आपके पास H3x है। हमें यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेट, ये जो डिटर्मिनेट की जो वैल्यू गिवन है और fx फंक्शन में आपको गिवन है और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि f डैश x निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप फर्स्ट रो, पहले आप जो आपके पास फर्स्ट रो है उसका डेरिवेटिव करोगे। तो हम इसको सीधा ही लिख रहे हैं f1 डैश, फिर f2 डैश, फिर f3 डैश। बाकी आपके पास G1, G2, G3 एज इट इज आ जाएगा, H1, H2, H3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर प्लस में फर्स्ट रो आपकी एज इट इज आ जाएगी f1, f2, f3। फिर आप सेकंड रो का डेरिवेटिव कर दो, G1 डैश, G2 डैश और G3 डैश, फिर H1, H2, H3। फिर आप थर्ड रो का यहाँ पर डेरिवेटिव कर दो, आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा f1, f2, f3, G1, G2, G3, फिर आपका H1 डैश, H2 डैश और H3 डैश। इस तरह से जो है वो आपका डिटर्मिनेट भी निकल जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर है, आप इन सबको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीजें जो है वो आपकी यूज होंगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेट्स। मल्टीप्लीकेशन कैसे हम कर सकते हैं डिटर्मिनेट्स की, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेट्स। ठीक है, कि डिटर्मिनेट्स की हम मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ये चीज आपको समझनी है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते थे वो चीज यहाँ पर नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेट्स की आप दूसरे डिटर्मिनेट के साथ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2, 3, 1, 1 ये एक 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेट लिया है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर मैं 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेट ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी मल्टीप्लीकेशन होती है वो आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो क्या कि आप जो फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसकी सेकंड रो थर्ड के साथ, फिर सेकंड यानी कि रो बाय रो आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर आप रो और कॉलम के मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कॉलम और रो का रूल लगा सकते हो, या फिर कॉलम के मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो, आप रो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा सकते हो। सेकंड, आप यहाँ पर रो और कॉलम मल्टीप्लीकेशन रूल लगा सकते हो। थर्ड, यहाँ पर आप कॉलम का रो के साथ मल्टीप्लीकेशन रूल लगा सकते हो, या फिर आप कॉलम रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी रूल से जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। एक चीज आप ये कि इसके डिटर्मिनेट की आप वैल्यू निकाल लो और इसकी डिटर्मिनेट की वैल्यू निकाल लो, देन उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो वो भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। जो आप यहाँ पर ये रूल लगाकर जो आंसर लेके आओगे वो आंसर, और जो आपका अलग अलग डिटर्मिनेट निकालकर जो आंसर आएगा वो सारा आपका एज इट इज सेम आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक जनरल लुक आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम रो मल्टीप्लीकेशन या रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है, पहले मैं जो है वो आपको दो ऑर्डर के थ्रू जो है वो बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया A1, B1, फिर मैंने यहाँ पर लिया A2, B2। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर का मैंने लिया है। इसमें यहाँ पर लिया C1, D1, फिर ले लिया मैंने C2 और D2। क्लियर है, अभी देखिए यहाँ पर आप किस तरह से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं रो बाय कॉलम। ठीक है, रो बाय कॉलम हम मैट्रिक्स, जैसे हम इस तरह से तो मल्टीप्लीकेशन रो बाय कॉलम से ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम किसी तरह से भी इन चार तरीकों से जो है वो हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे पहला मैंने कैसे किया कि A1, C1, फिर प्लस में मैंने किया B1, D1, यानी कि मैं रो मैट्रिक्स की रो की जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट रो, यहाँ पर भी फर्स्ट रो लिया, यहाँ पर भी फर्स्ट रो। तो A1 की मल्टीप्लाई C1 के साथ, फिर प्लस में B1 की मल्टीप्लाई D1 के साथ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर करूंगी A2 C1, यानी कि सेकंड रो लिया है और फर्स्ट ही आपका यहाँ पर रो है। फर्स्ट जो आपका डिटर्मिनेट है इसमें सेकंड रो और इसमें आपका फर्स्ट है। तो A2 C1 प्लस में B2 D1। क्लियर, फिर आप यहाँ पर करोगे सेम A1 C2 प्लस में B1 D2, फिर आपके पास सेकंड आ जाएगा यहाँ पर A2 C2 प्लस में B2 D2। क्लियर, तो इस तरह से जो है वो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। ये रो मल्टीप्लीकेशन रूल मैंने यहाँ पर लगाया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लीकेशन करके बताऊं, जैसे मैंने ले लिया A1, B1,
C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, इसके साथ मैंने मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ पर कैपिटल में ले लिया A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 और C3। ठीक है, रो बाई रो रूल लगा लेते हैं हम यहाँ पर भी। तो देखिए A1 की मल्टीप्लाई A1 के साथ A1, ठीक है, A1 की मल्टीप्लाई A1 के साथ, फिर प्लस में B1 की B1 के साथ, फिर प्लस में C1 की C1 के साथ। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, क्लियर। फिर यहाँ पर हमने लिया A1, फिर आपकी मल्टीप्लीकेशन हमने की A2 के साथ। मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के साथ ही किया, फिर फर्स्ट रो है, सेकंड रो, फिर फर्स्ट ही रो है इसकी और इसकी थर्ड रो है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो A1 की मल्टीप्लाई A1 के साथ की, फिर B1 B2 के साथ, प्लस में C1 C1। फिर हमने यहाँ पर A1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ की है, फिर प्लस में आपके पास B1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ, फिर प्लस में C1 की मल्टीप्लाई C2 के साथ, क्लियर। फिर थर्ड जो एलिमेंट आएगा वो इस तरह से आएगा A1 A3 प्लस में B1 B3 प्लस में C1 C3, क्लियर। तो आप इस तरह से जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्लियर है। अभी हम यहाँ पर सेकंड लेंगे तो A2 A1, फिर सेकंड लेके आप इन तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करके लिख देना, फिर थर्ड रो लेके तीनों रो के साथ मल्टीप्लीकेशन करके हम लिख देंगे। तो A2 A1, फिर B2 प्लस का साइन आएगा बीच में, B2 B1 प्लस में C2 C1, फिर यहाँ पर A2 A2 प्लस B2 B2 C2 C2, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A2 A3 प्लस में B2 B3 प्लस में C2 C3, क्लियर। फिर यहाँ पर A3 A1 प्लस में B3 B1 प्लस में C3 C1, फिर यहाँ पर आ जाएगा A3 A2, फिर प्लस में B3 B2 प्लस में C3 C2, क्लियर। फिर थर्ड के साथ करोगे तो A3 फिर A3 प्लस में B3 कैपिटल B3 प्लस में स्मॉल C3 और कैपिटल C3। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन करके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन बताई है इसका क्या फ़ायदा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये फॉर्मेट जो है वो बनाया है। आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मेट गिवन होगा, आपको ये दो मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और ये दो मैट्रिक्स फाइंड करनी जो है वो इतनी आसान नहीं होती जितना यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट्स, हमें यहाँ पर डिटर्मिनेट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये हमें जो है वो डिटर्मिनेट दे रखा है और ऑप्शन दे रखा है कि आंसर 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, या A1 A2 A3 इंटू B1 B2 B3 होगा, क्लियर है। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको इस तरह के जब क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पर जब आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिखे फिर प्लस में दिखे तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा लगा लेना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं, आपको वो डिटर्मिनेट्स निकालने हैं जिन जिनकी मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो यानी कि आपका यहाँ पर मेन जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा कि आपको वो दो डिटर्मिनेट्स निकालने हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होकर ये वैल्यू जो है वो आपकी आई है, क्लियर है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपके पास कॉलम दे रखा है, तो ये आपको एक चीज याद रखनी कि आप जो है वो कॉलम एक ही चीज को पकड़ के जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, रो की मल्टीप्लिकेशन लेके जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या कॉलम, ताकि आप जो है वो क्वेश्चन को उन्हीं तरीके से करें ताकि आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप जो है वो जल्दी उन चीजों को कर सकें, ठीक है। ये नहीं कि कभी आपने रो कर लिया, कभी कॉलम कर लिया, कभी आपने रो कॉलम कर लिया, आप एक ही चीज को पकड़ कर जो उसकी प्रैक्टिस करें। तो अभी देखिए हम यहाँ पर जो है वो रो की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 2A1 B1 बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं A1 ले लेती हूँ, तो A1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं क्या लूँ कि आपके पास मैंने B1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर A1 और B1 की मल्टीप्लाई है, तो मैंने यहाँ पर A1 लिया, यहाँ पर मैंने B1 ले लिया, यहाँ पर जो है वो मैंने B1 ले लिया और यहाँ पर जो है वो मैंने A1 ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने जब इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो ये आपकी क्या बन गया, A1 B1, फिर मैंने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्लस में B1
A1 हो गया। तो देखिए दोनों A1 B1 है तो आपके पास 2A1 B1 हम इनको लिख सकते हैं, तो आपके पास यही बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास कुछ नहीं है तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पर कुछ हो, मैं यहाँ पर 0 ले लेती हूँ, तो 0 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हम करेंगे तो आपके पास ओवरऑल आप यहाँ पर 0 प्लस करोगे तो आपके पास ओवरऑल 2A1 B1 ही बनेगा। क्लियर है। फिर आपके पास ये पूरा एलिमेंट बन गया। अब हमें ये एलिमेंट बनाना है, तो ये एलिमेंट आपका किस तरह से आएगा, यहाँ पर तो आपके पास फर्स्ट रो ही चलेगा, इसमें सेकंड रो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो A1 है तो A1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर B2 के साथ करोगे तो आपके पास A1 B2 बन जाएगा। फिर आपके पास A2 B1 है, पहले से B1 है तो यहाँ पर हम A2 ले लेंगे, यहाँ पर हम 0 लेंगे तो आपके पास कुछ भी हो यहाँ पर आपके पास 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ही वैल्यू बच जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू लेके आनी है, तो आपके पास A1 पहले से है, यहाँ पर ये गलती हुई है, ये B3 है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 है तो हम यहाँ पर B3 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए B1 तो पहले से यहाँ पर A3 ले लेते हैं। फिर आपके पास देखिए A1 इंटू B3 करोगे, फिर प्लस में B1 इंटू A3 करोगे, प्लस यहाँ पर 0 ले लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पर लेके चलें, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर, तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन गया। अब हमें यहाँ पर ये लेके आना है, तो ये जब आप लेके आओगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सेकंड रो लेनी है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है, अब हम यहाँ पर सेकंड रो लेंगे, तो इस सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन इन तीनों रो के साथ होगी। तो सेकंड रो आपको कैसे लेके आनी है, A1 B2, तो यहाँ पर देखिए B1 है तो इसमें B1 जो है वो बाद में दे रखा है, तो B1 की मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करें, तो A2 के साथ करेंगे, तो A2 B1 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर प्लस में A1 और B2 आएगा तो यहाँ पर B2 ले लेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी लें, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास यही वैल्यू जो है वो 0 ही बनेगा। 0 आप प्लस करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे इसके साथ तो आपके पास A2 की मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर करोगे तो देखिए यहाँ पर बनेगा आपके पास A2 B2, फिर यहाँ पर बनेगा आपके पास A2 B2, तो ये 2A2 B2 बन जाएगा। फिर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। फिर आप यहाँ पर थर्ड कॉलम लेके आओगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास B1 है, तो आगे पीछे हो सकता है, तो B1 तो यहाँ पर आप A3 ले लेना, तो A3 इंटू B1 हो जाएगा। प्लस में फिर यहाँ पर A1 है तो यहाँ पर आप B3 ले लोगे, यहाँ पर कुछ भी लो, 0 है आगे, तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है वो हमने इस तरह से जो है वो ऑब्जर्व कर लिया है कि आपके पास ये दो डिटर्मिनेट्स वैल्यू जो है वो रही होंगी। ठीक है, तो देखिए जब मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी डिटर्मिनेट्स की, उसमें ये करवाया था कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो अगर पूरी 0 है तो वो ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस 0 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन आना तो इजी है, लेकिन आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को आपको डिटर्मिनेट में चेंज करना आना चाहिए, इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास रूल है वो है आपके पास क्रैमर रूल्स। तो यहाँ पर जो है वो आप हेडिंग डाल लीजिए क्रैमर्स रूल। ये किस पे लगता है, ये लगता है आपका सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेट। ठीक है, जैसे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो सीखा था पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स के थ्रू, यहाँ पर जो है वो डिटर्मिनेट के थ्रू जो है वो आपका हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपके पास इस तरह से दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड दे रखा है 2x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 3। क्लियर है, तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, ठीक है, वो आपके पास इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल के। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब नंबर ऑफ इक्वेशन जैसे कि लीनियर इक्वेशन यहाँ पर 1 और 2 है और वेरिएबल भी x और y 2 ही है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जब आपके पास इक्वल हो नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो वहां पर आपके पास बनता है स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है। अगर आपके पास जैसे इस तरह से दे रखा हो x प्लस वाई प्लस में z इज इक्वल्स टू में 3, x माइनस में y प्लस में 2z इज इक्वल्स टू में 3। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो आपके डज नॉट इक्वल्स टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास लीनियर सिस्टम इक्वेशन जो है वो नहीं लग पाएगा। ठीक है, आपके पास जो क्रैमर्स रूल आप कह सकते हो या फिर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका तभी आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब आपके पास नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हों। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं एक जनरल फॉर्म लेती हूँ, नेक्स्ट पेज पे करवा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक जनरल फॉर्म ली है a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू में c1,
इसी तरह से a2x प्लस में b2y इज इक्वल्स टू में c2। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने लीनियर इक्वेशन ली है, एक जनरल फॉर्म ले ली लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पर देखिए जब हम 10th क्लास में करते थे तो आपके पास एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल होता था। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते तो बेसिकली हम यहाँ पर x और y की ही वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल होता था। x को जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x को छुपा लो, आपके पास क्या बनेगा b1 इंटू में b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस में यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा b2 c1, b2 c1 या c1 b2 आप कैसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू में y अपोन में जब आप y को करोगे तो आपके पास जैसे यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, जब बीच वाले की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये रूल उल्टा हो जाता है। तो ये आपके पास c1 a2 हो जाएगा, c1 a2 माइनस में a1 c2 हो जाएगा। क्लियर। फिर इक्वल्स टू में जब आप यहाँ पर आपकी जो कांस्टेंट टर्म जब इक्वल के उस साइड होता है तो यहाँ पर आपके पास रूल में -1 जो है वो आपके फॉर्मूले के अंदर ही होता है -1। तो -1 यहाँ पर आप करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर इस c को जो है वो आप छुपा लो तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा a1 b2 माइनस में b1 a2। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर बनेगा। अब देखिए जब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल हम रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, पहले से माइनस है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा c1 b2, ये माइनस का ही प्लस का हो जाएगा, प्लस में b1 c2 हो जाएगा। अपोन में आपके पास क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस में b1 a2। क्लियर है। फिर आप यहाँ से y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये उसके ऊपर जाएगा, तो पहले से माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा a1 c2 माइनस में c1 a2 बन जाएगा। अपोन में क्या है a1 b2 माइनस में b1 a2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स ने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ये सॉरी माइनस आएगा, ये जो चीज लिखी हुई है इसको उन्होंने एक इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो a1 b2 माइनस में b1 a2 है ये और कुछ नहीं है, ये आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है इसका डिटर्मिनेट ही है। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट अगर हम ले तो a1 b1 फिर आपके पास a2 और b2 होगा। ठीक है, ये x और y के कोफिशिएंट्स हमने एक डिटर्मिनेट बनाया तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a1 b2 माइनस में b1 a2 ही तो आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो यही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो a1 b2 माइनस में b1 a2 लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 डिटर्मिनेट में, दोनों में ही x और y में। तो जो बड़ा हो गया तो देखिए यहाँ पर हम y इज इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 का डिटर्मिनेट। ऊपर जो वैल्यू है देखिए c1 b2 माइनस में b1 c2, तो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है c1 c2 b1 b2 का डिटर्मिनेट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास a1 a2 c1 c2 का डिटर्मिनेट है। क्लियर है। क्या है यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यही तो बनेगा c1 b2 माइनस में b1 c2। y का जब आप सोल्व करोगे तो a2 c2 माइनस में c1 a2 ही तो बनेगा। ठीक है, यही तो बनेगा, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर x की जो वैल्यू इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, y जो है इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा और कुछ नहीं है, आपको ये चीज नोट करनी है। जो डेल्टा मैंने लिया है ये डेल्टा जो है वो आपका x एंड y के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेट है। ठीक है, डिटर्मिनेट है, कोफिशिएंट से, x और y की कोफिशिएंट से बना क्या है, डिटर्मिनेट है, यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो a1 b1 a2 b2 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम डेल्टा 1 निकालेंगे यानी कि जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें नॉर्मली यहाँ पर क्या करना है, जो आपके पास a1 a2 है इसको निकाल देना है, इसकी जगह जो कांस्टेंट वैल्यू है वो रख देनी है c1 c2, फिर b1 b2 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर डेल्टा 2 जब हम निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, जो b1 b2 है इसको हटा के यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रख देंगे तो a1 a2 एज इट इज आ जाएगा, c1 c2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से जो है वो हम क्रैमर्स रूल को यूज करते हैं एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा हो जाएगा, और अगर आपके पास थर्ड वेरिएबल है तो वहां पर डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा हो जाएगा। क्लियर। ये तो आपका 2/2 फॉर्म का कह सकते हो, या फिर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होती है तब का आप रूल कह सकते हो कि हम इस तरह से जो है वो वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए 3/3 ऑर्डर का अगर आपको गिवन हो तो आप किस तरह से जो है वो करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको इस तरह से दे रखा है a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इज इक्वल्स टू में d1। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल्स टू में d2। फिर आपके पास a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल्स टू में d3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही आपके पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रैमर्स रूल लगा सकते हो। क्रैमर्स रूल में आपके पास x की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, और z की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, जो डेल्टा होता है यानी कि डिनोमिनेटर में जो आता है वो आपके पास डिटर्मिनेट वैल्यू होती है। जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट से आप यहाँ पर क्या बना लें, डिटर्मिनेट। तो x का कोफिशिएंट a1 है, फिर b1 है, c1, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 और c3। ये डिटर्मिनेट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा 1 जब आप निकालोगे तो जो आपके पास फर्स्ट जो कॉलम है a1 a2 a3 का, इसकी जगह पर आप d1 d2 d3 रख दें तो d1 d2 d3, बाकी आपके पास एज इट इज रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। क्लियर है। फिर आप यहाँ पर d2 की वैल्यू निकालोगे तो d2 जब आप निकालोगे तो ये एज इट इज रहेगा a1 a2 a3। अब यहाँ पर आप b1 b2 को जो है वो निकाल दें तो यहाँ पर आपके पास d1 d2 d3 आ जाएगा, फिर आपके पास c1 c2 c3 हो जाएगा। क्लियर। फिर आप यहाँ पर डेल्टा 3 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर जो c1 c2 c3 है इसको आप रिमूव कर दें और यहाँ पर d1 d2 d3 रख दें तो a1 a2 a3 एज इट इज, फिर b1 b2 b3 एज इट इज, c1 c2 c3 जो है इसकी जगह आप d1 d2 d3 रख दें तो ये जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज आप निकालो डिटर्मिनेट की, इनमें पुट करो, आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो आ जाएंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे ज्योमेट्री ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल में दो लीनियर इक्वेशंस की हम ज्योमेट्री सीखेंगे कि कब आपके पास जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब आपके पास नो सॉल्यूशन होगा और कब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अभी देखिए पर जो है वो आप हेडिंग डाल लीजिए ज्योमेट्री ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू में c1, फिर a2x प्लस में b2y इज इक्वल्स टू में c2। तो देखिए यहाँ से जो है वो आप एक चीज सीधी जो है वो याद रख सकते हैं कि हम यहाँ से अगर x और y की वैल्यू निकालें तो डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा होगा, अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा। ठीक है, ये मत समझना कि फर्स्ट से ये निकला है, यहाँ से है जो है वो x और y की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा a1 b1 a2 b2 होगा, फिर डेल्टा 1 क्या होगा, a1 a2 की जगह आपका c1 c2 आ जाएगा, फिर जब डेल्टा 2 निकालेंगे तो b1 और b2 की जगह c1 c2 आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास लाइंस हैं जैसे a1x प्लस में b1 y इज इक्वल्स टू में c1, ये दोनों जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दोनों ही क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए जब ये आपके पास दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर तो आपके पास ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकली मैं आपको बता रही हूँ, जब आपके पास दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी कि जब दोनों ये इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब आपके पास दोनों ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये जब अगर आपके पास पैरेलल हों, ठीक है, क्या हो, पैरेलल हों, तो जब दोनों में कोई भी आपके पास कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। जब आपके पास ये मान लीजिए एक पहली जो है ये स्ट्रेट लाइन है और इसी के ऊपर जो है वो दूसरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल इसी के ऊपर है, तो ये जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, ये आपकी क्वाइंसाइड लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब ये आपकी क्वाइंसाइड होंगी तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है। तो जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा, कोइंसाइड करेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू c1 है, तो जैसे हमने 10th और 9th क्लास में ये चीज सीखी थी कि जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपके पास a1
अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू होता है B1 अपॉन में B2। ठीक है, तो वहां पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और आपके पास सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की, तो वहां पर आपके पास A1 अपॉन में A2 जो है वो B1 अपॉन में B2 के इक्वल होता है, लेकिन ये आपका इक्वल नहीं होता C1 अपॉन में C2 के। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो सभी जो है वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो है वो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक रूल बन जाता है। क्लियर है। अगर हम बात करें डिटर्मिनेट में, ठीक है, डिटर्मिनेट के रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा जब डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। जब आपके पास डेल्टा की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी तो वहां पर आपके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर जब आपका नो सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एंड एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ द डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, यानी कि जो आपके पास ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है, इनमें से कम एक जो है वो आपके पास नॉन जीरो होना चाहिए। कम से कम एक आपके पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए डेल्टा तो 0 है दोनों में, अगर आपके पास डेल्टा 1 भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपके पास x इज इक्वल्स टू में डेल्टा 1 अपॉन में 0 और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू में डेल्टा 2 अपॉन में 0, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू में डेल्टा 1 भी क्या है, 0। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं 0 बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो नो सॉल्यूशन होने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, डेल्टा तो 0 होना चाहिए और एटलीस्ट कम से कम आपके पास डेल्टा 1 या डेल्टा 2 जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। और इनफाइनाइट होने के लिए डेल्टा भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 0 होगा, डेल्टा 2 0 होगा। अगर तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पर ये चीज जो है वो करेंगे कि आपके पास कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब आपके पास नो सॉल्यूशन होगा और कब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, क्रैमर्स रूल से जो है वो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो बतानी है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 4, 2x माइनस में y प्लस में z इज इक्वल्स टू में 4, x माइनस में 2y माइनस में 2z इज इक्वल्स टू में माइनस में 2। आपको यहाँ पर x y और z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, डेल 1 अपॉन में डेल से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, y से आपके पास डेल 2 अपॉन में डेल निकालोगे y आ जाएगा, z निकालोगे डेल 3 अपॉन में डेल। डेल आपके पास क्या होगा, जितने भी कोफिशिएंट्स उनसे एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा, वो वैल्यू निकालो। फिर डेल 1 क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर 1 2 1 होगा उसकी जगह पर आपके पास फर्स्ट 4 4 माइनस 2 हो जाएगा। डेल 2 जब होगा वहां पर 1 माइनस 1 माइनस 2 की जगह 4 4 माइनस 2, बाकी फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज। फिर आपके पास डेल 3 जो होगा वो आपके पास 1 1 माइनस 2 की जगह पे 4 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो सारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालकर आपको जो है वो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में बतानी है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब 3 वेरिएबल में हो। ठीक है, 3 वेरिएबल में लास्ट में मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास 2 वेरिएबल में दे रखा था तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से जो है वो हम बताएंगे कि कब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब आपके पास नो सॉल्यूशन होगा और कब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो जब आपके पास 3 वेरिएबल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा हो तो कब आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा, कब आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब कंसिस्टेंट होता है तब आपके पास 2 चीजें बनती हैं। एक तो आपका यूनिक सॉल्यूशन बनता है, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया था वही आपका इसमें रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तब आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब आपका इनकंसिस्टेंट होता है तब आपके पास नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आपका कब होता है, जब आपके पास डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तब आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब आपके पास इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो आप यहाँ पर क्रैमर्स रूल से जो है वो डेल्टा निकाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपके पास फिर से 2 कंडीशन यहाँ पर बनेगी। फर्स्ट कंडीशन वही कि आपके पास ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, या फिर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपकी बनेंगी। तो देखिए डेल्टा ट्रिवियल सॉल्यूशन में डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो रहेगा, क्योंकि यूनिक का ही आपका क्या है, ये एक रूल है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन में डेल्टा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन अगर आपके पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों ही 0 आ जाए
तीनों की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वहां पर आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। और जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अगर तीनों 0 आ जाए तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आपके पास देखिए डेल्टा ग्रेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, डेल्टा तो डज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, लेकिन आपके पास कम से कम जो है वो एक, यानी कि डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या फिर आपके पास डेल्टा 3 इक्वल्स टू नॉट ऑल 0, यानी कि सारे जो है वो 0 ना हो। ठीक है, सारे 0 ना हो तो वहां पर आपके पास क्या बनेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, नॉट ऑल 0। यहाँ पर कोई एक ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा। क्लियर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनेगा, जब डेल्टा तो आपका 0 हो, साथ में आपके पास डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 0 आ जाए, एक्सेप्ट द केस, कौन से केस में, एक्सेप्ट द केस व्हेन प्लेन्स आर पैरेलल, जब आपके पास प्लेन्स जो है वो पैरेलल ना हो तो वहां पर जो है वो आपके पास क्या होगा, वहां पर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पैरेलल्स ना होने चाहिए, वहां पर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन आपका कब बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा कि जब आपके पास डेल्टा की वैल्यू 0 हो, बट एट लीस्ट ये कंडीशन जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स में बताई कि एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 या फिर डेल्टा 3 आर नॉन जीरो, कि कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये, साथ में आपके पास ये कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 साथ में डेल्टा भी 0, यानी कि चारों ही 0 हो जाए। एंड प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स जो है वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बट नॉट ऑल कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या केस बना कि आपके पास नो सॉल्यूशन होगा जब डेल्टा 0 होगा, बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 आर नॉन जीरो। साथ में डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और डेल्टा साथ में क्या है, 0 होंगे, और साथ में ये कंडीशन होगी कि प्लेन्स जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, बट नॉट ऑल कोइंसिडेंट, यानी कि एक ही चीज पे जो है वो कोइंसिडेंट नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इस केस में पैरेलल होती, तो यहाँ पर एक्सेप्ट द केस व्हेन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल होगा यहाँ पर। ठीक है, नॉट पैरेलल, उस केस में जब आपके पास प्लेन्स जो है वो नॉट पैरेलल होंगे, उस केस को छोड़कर यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पर आपके पास नॉट पैरेलल होगा, यहाँ पर जो है वो आपके पास प्लेन्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, तब आपके पास नो सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो है वो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। मैट्रिक्स से रिलेटेड आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर भी डिटर्मिनेट से रिलेट भी जो है वो करना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर अपना डिटर्मिनेट का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।